क्लास 9th मैटर इन आवर सराउंडिंग आपका चौथा वीडियो है। जो भी नए बच्चे हैं पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और उसमें पर डे जो वीडियो अपलोड किया जा रहा है आप उसे ज़रूर देखेंगे। सभी बच्चों को बता दिया जाए, साफ बता भी रहे हैं पहले भी कि आप 8 बजे सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग 8 o'clock या 8:10 हार्डली 8:15 तक हम वीडियो अपलोड कर देंगे। पर डे आप इसे देखिए। पूरा प्रयास है कि हम आपको पर डे वीडियो अपलोड करें। चलिए फटाफट ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोगों ने अभी तक क्या देखा। आपने कॉपी पे नोट डाउन करके ज़रूर रखा होगा। वीडियो देखने के पहले 8 बजे से वीडियो है, 15 मिनट पहले बैठेंगे घर पे, 7:45 से 8 बजे तक 15 मिनट में आप कॉपी पे हर बात को देख लोगे। इवन बुक भी आप समझ जाओगे कि बुक में सर कहाँ तक पहुँच गए हैं, उसको भी एक बार एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन आप पढ़ लेंगे। बहुत है और हम अभी तक आपने देखा मैं आपको रिलेट ज़रूर कर देंगे। ठीक, इस तरह से हम और आप काफ़ी अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे। तब जाके जब ये चैप्टर समाप्त होगा और फिर जब टेस्ट देंगे तो पहले की तरह 40 या 50 बच्चे टेस्ट नहीं देंगे, और भी ज़्यादा बच्चे टेस्ट देंगे। आपका टेस्ट हम लोगों को मोटिवेट करता है। आप टेस्ट देते हैं मतलब ये हुआ कि आप पढ़ना चाहते हैं, अपने आप को एनालाइज करना चाहते हैं। अगर आप टेस्ट नहीं देते हैं तो सिंपल सा मतलब है झूठ मूठ का हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, या आप झूठ मूठ के घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, मोबाइल ऑनलाइन वगैरह। तो थोड़ा सा पर्पसफुल बना जाए, पर्पसफुली कुछ काम किया जाए। ठीक, तो चलिए अभी तक आपने देखा मैटर इन आवर सराउंडिंग। सराउंडिंग अगर आप अपने चारों तरफ देखते हैं तो आपको क्या दिखता है? काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं जिसे हम सबस्टेंस भी कह सकते हैं। उसका डेफिनेशन बना लिया गया कि वो जो भी अगल बगल दिखाई दे रहे हैं वो सभी मैटर है, और मैटर जो है वो मास रखेगा और स्पेस ऑक्युपाई करेगा। एयर एज ए गैस थोड़ा डिफरेंट एक्सप्लेनेशन ढूंढता है। स्मेल, टेस्ट, दीज आर फीलिंग्स, थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है। और आगे बढ़ते हैं तो हम लोग मैटर का प्रॉपर्टी पढ़ना शुरू किए, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। पहला स्टेटमेंट मैटर इज मेड अप बाय पार्टिकल। दूसरा स्टेटमेंट जो भी पार्टिकल से बना हुआ है मैटर, वो पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है। एक मैटर के बहुत सारे पार्टिकल्स, हर पार्टिकल के आपस में 2 पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है। नंबर 3 पार्टिकल्स मूव करते हैं। नंबर 4 पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शंस होते हैं। इन चारों स्टेटमेंट को बताने के लिए हम 4 तरह के एक्टिविटी कर सकते हैं। 2-3 दिनों से हम साफ कह रहे हैं आपको कि आप एक्टिविटी को खुद नोट डाउन करना अभी से स्टार्ट कीजिए अपने लैंग्वेज में। और अपने लैंग्वेज का कोई कन्फ्यूजन नहीं रखिएगा कि क्या सर ऐसे लिख सकते हैं या वैसे लिख सकते हैं। हाँ, आप जैसे लिखो। अगर आप लिख दोगे तो इतना कॉन्फिडेंस रखो, अगर आप लिख दोगे सही ही लिखे होगे। कॉन्फिडेंस रखो, कॉन्फिडेंस पर ही सारा गेम है। हम आपको अपने कॉन्फिडेंस पर ही पढ़ा पाते हैं, अदरवाइज उतना नॉलेज है नहीं मेरे पास कि हम आपको पढ़ा सकें। कॉन्फिडेंस है भाई तो हम पढ़ा लेते हैं, सबके सामने आ जाते हैं, वीडियो में रिकॉर्ड करके आपको दे देते हैं। 1 शॉट वीडियो बनता है। ठीक, काफ़ी मेहनत लगता है। एडिट करने हमको आता नहीं है, ये सब करने कुछ आता नहीं है। शूट किया गया, डाल दिया गया, कुछ मिस्टेक्स वगैरह होंगे तो माफ़ी मांग लेंगे। ठीक, तो कॉन्फिडेंस है, आप भी कॉन्फिडेंस पे लिखा करिए। तो 4 एक्टिविटी आपको लिख लेना चाहिए। डन हो जाने के बाद हम लोगों ने चारों पॉइंट को जब पढ़ा तो स्पष्ट लग रहा था कि जब पार्टिकल के बीच में स्पेस है तो ऐसा तो नहीं है कि अराउंड द वर्ल्ड जितने भी मैटर हैं सभी पार्टिकल के बीच में एक समान यूनिफॉर्म स्पेस तो ना होगा। किसी में ज़्यादा स्पेस, किसी में कम, किसी में बहुत कम। ऑन दैट बेसिस हम लोगों के पास सराउंडिंग में मैटर के 3 फॉर्म जिसको खूब पढ़ना है, हालांकि 5 है, हम 3 के बारे में पढ़ा रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हम लोगों ने सॉलिड, लिक्विड, गैस को एक जगह पे कंपेयर कर लिया। पहला बेसिस लिया, ऑन दैट बेसिस सॉलिड, लिक्विड, गैस में हम लोग कंपेयर करते हैं शेप। सॉलिड का शेप फिक्स पाया गया,
लिक्विड और गैस का शेप डिपेंड करता है कंटेनर पे, कौन से कंटेनर में रखा गया है उसके शेप पर उस लिक्विड और गैस का शेप समझा जाता है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का एक एग्जाम्पल सॉलिड में आया था कि रबड़ का शेप को हम खींच खांच के चेंज कर सकते हैं, तो वहाँ थोड़ा मॉडिफाई कर लिया गया अपने स्टेटमेंट को कि ये ना कहा गया कि सॉलिड जो है उसका शेप फिक्स होता है, हम थोड़ा और यूज़ कर लें। सॉलिड का जो शेप होता है, सॉलिड जो वो होते हैं जो अपने शेप को रीगेन करने का टेंडेंसी रखते हैं। एक और सवाल फंसाया गया कि जो चीनी है और नमक है वो भी तो कंटेनर के शेप के अकॉर्डिंग उनका शेप होगा, तो हम लोगों ने वहाँ थोड़ा और बारीक कर लिया और हम लोगों ने कहा एक दाना लोगे ना, अगर एक दाना लोगे तो उसका शेप फिक्स है, तो हम उस एक दाना के बारे में बात कर रहे हैं। आसान बात, सिंपल स्पष्ट बात। शेप के बारे में बात हो गई, तो हमने वॉल्यूम के बारे में बात किया। वॉल्यूम थोड़ा इंटरेस्टिंग था। सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स होता है। वॉल्यूम आपको अगर समझना है तो आप समझो कि वॉल्यूम मतलब ये हुआ कि स्पेस ऑक्यूपाई करता है, कितना जगह पकड़ा। सॉलिड जितना जगह एक बार पकड़ लिया उतना ही हमेशा पकड़ेगा। अगर ये डस्टर जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, हम कैसे भी करेंगे, कहीं पर भी रखेंगे, उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा जितना पहले कर रहा था। हाँ, तोड़ देंगे दूसरी बात होती है, ठीक। लिक्विड की बात करें, 1 लीटर का पानी जितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो हमेशा उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, ना कम ना ज़्यादा। हाँ, गैस के बारे में थोड़ा अजीब बात हो गया। गैस स्पेस ऑक्यूपाई करना मतलब उस जिस कंटेनर में रखा गया है उसको भर देना। लिक्विड जो है, अगर हम लिक्विड को बॉटल में डालते हैं, पूरा बॉटल में डाल देंगे तो लिक्विड इधर भर देगा, मतलब इस सरफेस को पकड़ लेगा, इस सरफेस को पकड़ लेगा, इस सरफेस को पकड़ लेगा, चारों तरफ के सरफेस को पकड़ लेगा। टेस्ट भी करना चाहते हैं तो यहाँ छेद कीजिए, तो यहाँ से पानी का गिरना समझ में आएगा कि लिक्विड, अंदर का लिक्विड इस सरफेस को भी पकड़ के रखा था। इधर छेद करेंगे तो पानी का गिरना समझ आएगा। हाँ, ऊपर से छेद करेंगे ना तो पानी निकलेगा नहीं, दाबेंगे नहीं, दाबना डिफरेंट हो जाएगा, ठीक। हम ऊपर से अगर छेद करते हैं तो पानी नहीं निकलेगा। इससे बहुत सिंपल सा एक बात समझ में आया और बेस्ट क्वेश्चन है, मेरा तो फेवरेट है कि वाटर, लिक्विड अपना सराउंडिंग का, अपना अगल बगल का सरफेस को पकड़ता है, बेस को पकड़ता है, लेकिन एक सरफेस जो है वो उसका फ्री रहता है, उसको नहीं पकड़ता है। छेद कर देंगे पानी नहीं निकलेगा। लेकिन अगर इस डिब्बे के अंदर गैस भरा होगा तो गैस सारे सरफेस को ऑक्यूपाई करके पकड़ा हुआ है, पकड़ कर रखा है, कहीं से भी पिनअप मारो वहाँ से गैस निकल जाएगा, ध्यान रहेगा। तो गैस तो जिस 1 लीटर का ही गैस है, जिस वॉल्यूम ऑफ कंटेनर में रखेंगे वो पूरे कंटेनर को पकड़ लेगा। उसमें एक प्रॉपर्टी कि उसके पार्टिकल्स काफ़ी तेज़ी से भागते हैं, तो भाग के पकड़ लेंगे उसको जल्दी से। तो वॉल्यूम हमारा गैस का वेरिएबल रहेगा, लेकिन हमारा वॉल्यूम लिक्विड का और सॉलिड का क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। आसान बात, 2 बात कर दिए। फिर तीसरा बात कर लिए थी कि स्पेस, सॉलिड के पार्टिकल के बीच का स्पेस कम, लिक्विड का थोड़ा ज़्यादा और गैस का बहुत ज़्यादा होता है। इसी बात को लेकर दिमाग लगाया गया कि अगर सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस अगर कम है तो ये दबेगा भी कम, जगह कम है, कितना दाबोगे, ठीक। और भी बातें हैं, और भी एक्सप्लेनेशन है। लिक्विड के बीच में स्पेस ज़्यादा है और दाब सकते हैं, गैस के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा दाब सकते हैं। दाबने की एबिलिटी इज कंप्रेसिबिलिटी, सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी लो है, लिक्विड का थोड़ा सा ज़्यादा है और गैस का बहुत ज़्यादा है। हम उसे कंप्रेस कर सकते हैं। यहाँ तक आपको बता दिए, 5 मिनट। 3 क्लासेस को पूरा बोलते हैं तो 5 मिनट लगता है। बार बार हम ये कहेंगे, कई बार आपको कहेंगे, पढ़ना इस प्रकार से है कि एक चैप्टर जब कंप्लीट हो तो महज 1 घंटा अगर आप दे देते हैं तो बहुत अच्छे से आप उस चैप्टर को समझ गए।
अभी हम लोग मेहनत करेंगे 10 दिन का, धीरे धीरे पढ़ेंगे, ब्रेन को समझा देंगे कि ये सब बात हम लोग समझ सकते हैं, मज़ा आना चाहिए, ठीक। और जब एक समय आएगा 6 महीने के बाद हम अचानक से कॉपी खोलते हैं, 1 घंटे का समय देते हैं और ये चैप्टर हमारे लिए कंप्लीट हो जाता है। यही प्रिपरेशंस हैं, इसी को टारगेट बनाकर आप आगे कीजिए। सिर्फ साइंस नहीं, अदर 5 सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट पर ऐसे ही पढ़ना होता है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अब आगे देखिए। हम लोगों ने कहा था कि अभी हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में आप ऐसे नहीं लिखिएगा, आप फुल कर लीजिएगा। में डिफरेंट बेस को हम लेते जाते हैं और आपको बताते जाते हैं, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। कौन सा नंबर था? 4 हो गए थे ना, 4 हो गए थे ना, 1 2 3 4 5। एक अनदर बेस लेते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, फोर्स भी लिख सकते हैं, बिटवीन द पार्टिकल्स के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस की बात करते हैं। सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शंस, हम उस पॉइंट को पकड़ ले कि सॉलिड के पार्टिकल्स काफ़ी नज़दीक होते हैं। तो काफ़ी नज़दीक हो, 2 दोस्त आपस में हमेशा साथ उठते बैठते खाते पीते सब हैं, तो उनके बीच का जो बॉन्डिंग है, दोस्ती है, वो काफ़ी स्ट्रांग रहेगा। और जैसे जैसे दूरियां होते जाती हैं दूर, आप इवन ये बात को मैग्नेट में भी देख सकते हैं। 2 मैग्नेट आप नज़दीक रखेंगे तो खींचेगा। रिपल्सन की बात छोड़ो, अट्रैक्शंस की बात कर रहे हैं, ठीक। जितना दूर करते जाएंगे उनका खींचने का रेट क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। तो एक बहुत आसान सा बात, इसको न्यूटन भी आगे चल के बताएगा, इसको फार्मूला से डिराइव किया जाएगा। फिलहाल आप समझ लीजिए, सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच, ठीक। हम ये नहीं कर रहे हैं कि ये सॉलिड और ये सॉलिड के बीच, इस सॉलिड के अंदर बहुत सारा पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स के बीच का जो अट्रैक्शंस हैं सबसे ज़्यादा होगा, स्ट्रांगली बॉन्ड होंगे। स्ट्रांगली बॉन्ड है तो वन ऑफ द रीजन हो जाएगा कंप्रेसिबिलिटी का भी। अगर कोई सवाल आपसे पूछे कि सॉलिड काफ़ी लेस कंप्रेसिबल है, दबता बहुत कम है, तो इसका जवाब ये भी देख सकते हैं कि उसके पार्टिकल्स काफ़ी नज़दीक हैं और उनके बीच में अट्रैक्शंस बहुत स्ट्रांग है। अगर आपको इसको घसकाना है तो इन दोनों के बीच के अट्रैक्शंस को तोड़ना होगा, और इन दोनों के बीच का अट्रैक्शंस काफ़ी स्ट्रांग होता है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा ताकत लगाना होगा सॉलिड को दाबने के लिए, उनको कंप्रेस करने के लिए। ये भी आपका एक आंसर हो सकता है, कोई गलत नहीं है। स्पेस कम है इसलिए नहीं दबता है, 2 पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा है इसलिए नहीं दबता है। दोनों आंसर हो सकते हैं, ठीक। तो ये हाई हो गया, ये मीडियम हो गया और ये लो हो गया। हम पहले भी कह चुके हैं, ऐसे किसी एग्जाम में लिख दीजिएगा, नंबर नहीं दिया जाएगा। ये बीच का वर्ड है मीडियम, यहाँ पूरा सेंटेंस बनता है। हम पहले भी बोल रहे हैं आपको कि एग्जाम में सवाल ये नहीं पूछेगा कि सॉलिड लिक्विड गैस के बीच में अंतर बताओ। क्वेश्चन ये पूछेगा ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रेसिबिलिटी डिफरेंस बताओ, ऑन द बेसिस ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस डिफरेंस बताओ। तो वहाँ 3 स्टेटमेंट लिखने होंगे, सिर्फ हाई लिख के काम नहीं चलेगा, इसको मिलाकर एक सेंटेंस बना लीजिएगा। तो एक अच्छा स्टूडेंट क्या करेगा, डिफरेंस एक बार में तो जो हम लिख रहे हैं 5 6 7 8 9 10 कर देंगे, आप एक बार में 10 लिख लीजिए ताकि आपको वो ट्रिक के रूप में याद रहे। जब आप देखेंगे तो 2 सेकंड लगता है हाई देखने में। आप अलग से एक नोट्स बनाएंगे, आज का भी हम होमवर्क देते जा रहे हैं। अब देखो होमवर्क आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो ये आपकी ईमानदारी पर है। कई गार्जियन का कहना है कि सर ऑनलाइन क्लास में बच्चा बेवकूफ़ बना रहा है। हमें नहीं समझ में आ रहा है कि वो हमको बेवकूफ़ बना रहा है कि वो खुद को अपने आप को बेवकूफ़ बना रहा है। बहुत विडम्बना है ये, ठीक, कि पढ़ना भी है और बेवकूफ़ भी बनाना है। तो हम लोग को नहीं बना रहा है, ठीक, आप अपने को बना रहे हैं। एक बच्चा भी अगर सिंगल बच्चा भी अच्छे से पढ़ लेता है तो एक टीचर इसी थॉट से पढ़ाता है, अरे कोई तो होगा जो हमारा पूरा बात मान रहा होगा। और ध्यान से समझिए, कोई तो होगा, कुछ तो होंगे, 2-4 तो होगा। ध्यान से समझिए, 2-4 का ही रिजल्ट होता है।
10-10 लाख बच्चा एग्ज़ाम देता है कॉम्पिटिशन्स का, IIT मेडिकल, होता कितनों का है? होता 10,000 का है, 5,000 का है, कम का ही होता है, क्योंकि बरसों से वो कम लोग ही हैं जो हर बात को फॉलो करते हैं, कम लोग हैं वो, ठीक, तो होना भी कम लोग को है। तो अब आप डिसाइड कर लो कि आप कम लोगों में हैं कि भीड़ में हैं। आप बेवकूफ़ बना रहे हैं आप हम लोगों को कि आप अपना मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हैं। आज का काम आज होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक दिन बैठेंगे और सारा पढ़ लेंगे, तब तो वो गधा वाला मेहनत हो गया, और गधे बहुत पड़े हुए हैं अपने अगल बगल। तो ख्याल करिए, पर डे हम एक काम देते जा रहे हैं लिखने वाला। अभी हम लोग काफ़ी सारा बात कहते हैं, काफ़ी सारा बात बोलते हैं, वो हर बात आपको लिखना नहीं होता है, ठीक, हर बात आपको याद रह जाए ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। लेकिन जब आप अपने भाषा में लिखना स्टार्ट करेंगे तो हम लोगों का बात आप लिखना स्टार्ट करेंगे, वही कल को फ़ायदा करेगा। एक ऐसा नोट्स बना के आप जा रहे हैं कि आफ्टर 5 मंथ 6 मंथ जब आपको रिवीजन करना होगा तो सिर्फ़ और सिर्फ आप नोट्स को पढ़ेंगे, किसी अन्य बुक को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप रिवीजन के टाइम पर भी बुक खोल लेते हैं तो आपने पढ़ाई ही नहीं किया पहले, तो आप डरे डरे से हड़बड़ाए से रहेंगे, आने वाले रिजल्ट पे फ़र्क पड़ जाता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस हाई है, मिडिल है और लो है। अब इसी से बात कर लें एक सेंटेंस, हालांकि एक नया बात कर रहे हैं। पार्टिकल्स काफ़ी नज़दीक हैं, दो पार्टिकल्स के बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो काफ़ी बरियार होंगे, काफ़ी स्ट्रांग होंगे। हम थोड़ा भाषा बदल रहे हैं, गाढ़ा होंगे। 4 पार्टिकल्स है, काफ़ी नज़दीक है, काफ़ी स्ट्रांगली बाउंड है, तो ये काफ़ी स्ट्रांग होगा। हार्ड होंगे, ठीक, काफ़ी स्ट्रांग होंगे, हार्ड होंगे। गाढ़ा होगा, थोड़ा दूर करेंगे तो गाढ़ापन हट रहा है, कम हो रहा है गाढ़ा, और दूर कर देंगे बहुत कम गाढ़ा होगा, ठीक। तो एक गाढ़ापन, गाढ़ा हिंदी कह रहे हैं, इंग्लिश कहते हैं, तो बनाते हैं वर्ड डेंसिटी। आपको मीनिंग, अच्छा वर्ड है, काफ़ी अच्छा वर्ड है, फिजिक्स में काफ़ी अच्छे से पढ़ाया जाएगा आपको। फिलहाल आपको मीनिंग पकड़ना है, आप मीनिंग पकड़ो। डेंसिटी क्या हो गया? गाढ़ापन। आपको क्या लगता है सॉलिड लिक्विड में गाढ़ा ज़्यादा कौन होगा? सॉलिड होगा, तब तो लाइन लगा देंगे हम लोग, समझ रहे ना कनेक्शन। तो लिक्विड कंपेयर टू सॉलिड कम गाढ़ा होगा, लेस डेंस होगा, और गैस कंपेयर टू लिक्विड और कम गाढ़ा होगा। सर कम गाढ़ा मतलब हल्का होगा। सवाल पूछेगा ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, सॉलिड लिक्विड और गैस में कंपेयर करें तो हाई डेंसिटी सॉलिड का, लिटिल बिट लेस डेंसिटी लिक्विड का, लिटिल बिट मोर लेस डेंसिटी गैस का होगा। आसान है, थोड़ा हम और टेक्निकल बनाएं। फिजिक्स में डेंसिटी को मास बाय वॉल्यूम, फिजिक्स में मास बाय वॉल्यूम को डेंसिटी कहा जाता है। डेफिनेशन भी फिजिक्स जब पढ़ाएंगे हम आपको तो बताएंगे कि फिजिक्स में जो डेफिनेशन होता है वही फार्मूला होता है, और जो फार्मूला होता है वही डेफिनेशन होता है। मास, इसको मैथ में पर कहा जाता है, 10 मीटर पर सेकंड पर, तो ये पर हुआ, रेट पर। कुछ भी नहीं होता है अगर हम लिखते हैं x, तो हम समझते हैं ना कि यहाँ 1 लिखा हुआ है, 1x, और 1 को हम लोग यूनिट भी कह सकते हैं। आप समझिएगा हम एक डेफिनेशन लिख रहे हैं, हम आपके लिए काम बढ़ा रहे हैं कि आप इस टेबल जो टेबुलेट कर रहे हैं इसके अलावा अलग से आप लिख रहे हैं, ठीक, नोट करके अलग। क्या? मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड व्हाट? डेंसिटी। इजी। वॉल्यूम मतलब कितना जगह लेता है, इतना 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 है। मास आपको कुछ समझ में आने वाला है नहीं, ठीक। डन। हम कुछ बातें करने वाले हैं, अच्छा बात, कंसेप्चुअल बात, ठीक, पूरा ध्यान समझिएगा, ठीक। तो एक तो हम एक फार्मूला भी बता दिया आपको,
एनसीईआरटी में एक सवाल भी है, इसीलिए थोड़ा डिटेल जा रहा है। अब हम जो बताएंगे वो आप इस टैबुलेट में नहीं, बाहर लिखेंगे, बाद में लिखिएगा, अभी मत लिखिए, अभी सुन लीजिए। बाकी जो लिख देंगे यहाँ पर ख़त्म कर लिया जाएगा और फिर आप लास्ट में लिखिएगा उसको, ठीक। चलिए, डेंसिटी, सॉलिड का डेंसिटी ज़्यादा होता है, लिक्विड का डेंसिटी कम होता है, ये यहाँ समझ में आता है, थोड़ा समझिएगा। हमारे पास एक ही मैटर के दो फॉर्म हैं, एक आइस है और एक वाटर है, ठीक। इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर, 1 लीटर, मान लीजिए 1 लीटर वाटर लिया गया, उसी 1 लीटर वाटर का हमने आइस बना लिया है, तो 1 लीटर का ना हमारा आइस होगा, ज़्यादा तो नहीं होगा। 1 लीटर दूध का 1.5 किलो दही जम सकता है क्या? नहीं ना, उतना ही ना होगा जितना है जमाए हैं, ठीक। तो लॉजिकली दिस आइस इज द फॉर्म ऑफ सॉलिड, this ice is the solid form of matter and this water is the liquid form of matter, ठीक। और हिसाब से सॉलिड का डेंसिटी क्या होना चाहिए? हाई, कंपेयर टू लिक्विड, कंपेयर टू गैस, समझ रहे हैं? लिक्विड का डेंसिटी कंपेयर टू सॉलिड लेस होना चाहिए इसका हाई, इसका लो। क्या? डेंसिटी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब ऐसा नहीं होगा तो मन में आएगा सॉलिड का डेंसिटी हाई होगा नहीं। जब आएगा तो इसका जवाब भी आएगा। तो इन रियलिटी डेंसिटी क्या होता है इसका? लेस। हम सॉलिड का डेंसिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम आइस का डेंसिटी की बात कर रहे हैं, लेस, ठीक। और इसका हाई। आप कंफ्यूज ना हो तो हम यहाँ साफ साफ हटा देते हैं इसको, कि आप कहीं कंफ्यूज हो जाए, आप यही याद कर लें, ठीक। तो हमने क्या बात कर लिया? आइस का डेंसिटी लेस है और वाटर का डेंसिटी हाई है। अब आपसे सवाल पूछ दिया जाएगा ऐसा कैसे हो गया, तो हमारे पास ये फार्मूला होगा तो हम बता सकते हैं, ठीक। सब कोई सवाल समझ चुका है। हम क्या बता रहे हैं आपको कि आइस इज द फॉर्म ऑफ सॉलिड, स्टिल इट्स डेंसिटी इज लोअर देन लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर। काफ़ी अच्छा सवाल पूछेगा कल के एग्जाम में कि एक ऐसा मैटर का नाम बताइए जो सॉलिड होते हुए अपने लिक्विड स्टेट से डेंसिटी में कम है। आंसर क्या होगा? H2O इज द सबस्टांस। H2O का आइस का डेंसिटी कम है कंपेयर टू H2O का वाटर। इजी है। अब क्यों है बता रहे हैं हम आपको, ये आप सब जानते हैं, बोलेंगे तो रिलेट भी हो जाएगा, ठीक। पहले थोड़ा एक मैथमेटिकल बात, ठीक। ज़्यादा लंबा लगने लगे कोई चीज़ तो बीच में रोक लेना चाहिए। वीडियो को तो आप रोक सकते हैं कि सर बहुत लंबा बोल दिए सर, हाँ रोको सर को रोको। अभी आपके पास पूरा पावर है, जितना बार आप कहेंगे उतना बार हम बोल देंगे आपको। रोक दीजिए, 5 मिनट पहले करिए और फिर हम लोग बात करेंगे, ठीक। तो आइए थोड़ा मैथमेटिकल बात करते हैं। सबको समझता है कि 2/2 इज इक्वल टू 1, भारी बात नहीं है। 2/1 2। हमने ये जो नीचे वाला है अगर इसे कम कर दें तो जो रिजल्ट है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आसान बात। अगर हम 2/4 कर देते हैं तो 0.5। नीचे वाला अगर ज़्यादा कर दें तो रिजल्ट क्या होगा? घट जाएगा, ठीक। यानी नीचे वाला अगर ये वॉल्यूम ज़्यादा हो जाए तो डेंसिटी कम हो जाएगा, अगर वॉल्यूम कम हो जाए तो डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा। उल्टा रिलेशन है, वॉल्यूम कम डेंसिटी ज़्यादा, वॉल्यूम ज़्यादा डेंसिटी कम, ठीक। और वॉल्यूम मतलब जगह। अब ध्यान से एक छोटा सा प्रैक्टिकल सोचो जो घर पे देखे होगे। आपके घर में फ्रिज है और आपने फ्रिज में आइस जमाने वाला ट्रे होता है, आपने ट्रे निकाला
पानी भर लिया, सब कोई नकानक पानी भर लेता है ऊपर ऊपर, ठीक। ऐसा तो कोई नहीं ना है कि ट्रे से ऊपर भी पानी भर देगा, ऐसा कोई जादूगर नहीं है। ट्रे में एकदम बराबर पानी भर दिया है और डाल दिया फ्रिज के अंदर। डालते हो थोड़ा हाथ हिला भी होगा, पानी गिर भी गया होगा, पानी गिरने के ही चांस है, ट्रे में पानी का घटने का ही चांस है, बढ़ने का तो कतई सवाल नहीं उठता है। डाल दिया गया और फ्रिज में आपने बर्फ़ जमाना स्टार्ट कर दिया। जब बर्फ़ जमता है, जब निकाले होंगे तो थोड़ा ध्यान दिए हैं, बर्फ़ थोड़ा ऊपर रहता है, आपके ट्रे से थोड़ा ऊपर की तरफ निकला हुआ बर्फ़ रहता है, मतलब उतना ही अमाउंट ऑफ वाटर था जो जगह छेका था, लेकिन बर्फ़ बनने के बाद वो अब थोड़ा ज़्यादा जगह ले रहा है। अब थोड़ा ज़्यादा जगह ले रहा है मतलब वॉल्यूम ज़्यादा हो गया है। अब वॉल्यूम अगर ज़्यादा हुआ तो क्या कम हो जाएगा? डेंसिटी कम हो जाएगा। तो हमारा सवाल का जवाब कि आखिर आइस का डेंसिटी लेस क्यों होता है? क्योंकि इसका वॉल्यूम क्या होता है? हाई। कंफ्यूजन नहीं होइएगा, वॉल्यूम हाई है इसलिए डेंसिटी क्या है? लेस। ये ज़्यादा है तो डेंसिटी कम है, ठीक। सवाल पे बात करेंगे, क्यों ज़्यादा क्यों हो गया, बात करेंगे, ठीक। हम एक और तरीके से बताते हैं। एक आदमी ऐसे ट्रेन वगैरह में बच्चे बैठते हैं, लोग बैठता है तो एक आदमी आता है, थोड़ा बैठने दीजिए, आ जाके बैठ गया। कैसे बैठा? पूरा ऐसे सिकुड़ के बैठा, ठीक। और धीरे धीरे वो आदमी फैलता है, वही आदमी है। पहले थोड़ा सा कम जगह में ही एडजस्ट था, लेकिन धीरे धीरे कंफर्ट होने लगेगा तो ऐसे ऐसे करते करते थोड़ा सा फैल के बैठने लगेगा। पहले जो इतना में ही दब के बैठा हुआ था, अब ऐसे बैठ रहा है। अंदर गैप है। ऐसा नहीं है कि एक और नया आदमी यहाँ आ गया है, लेकिन वो थोड़े समय में अपने आप को ऐसे कर दिया, वॉल्यूम ज़्यादा कर दिया। तो कहा जाता है कि पानी, ये पानी का पार्टिकल्स, ये पानी का पार्टिकल्स, ये पानी के पार्टिकल्स हैं। जब ये जमने लगते हैं ना, पार्टिकल्स नहीं, टुकड़े, बर्फ़ के टुकड़े, मान लीजिए ये बर्फ़ के टुकड़े हैं, जब जमते हैं तो अगर हम दिखा पा रहे हो तो इसके अंदर स्पेस रह गया ना, दीज आर द स्पेस, खाली जगह जिसमें एयर भरा हुआ है, हवा भरा हुआ है। तो जब जमना शुरू करते हैं तो पानी जब लिक्विड के फेज में था तो फ्लो करके आपस में घुले मिले थे, ठीक। जब जमना शुरू हुआ तो इधर का पानी जम गया, बर्फ़ बन गया, यहाँ का भी जम गया, बर्फ़ बन गया। ये दोनों जब सटे ना तो बीच में कितना भी जोर से हम साट देंगे थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा एयर अंदर रह जाएगा ना, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा जगह रह जाएगा ना, तो वही जगह थोड़ा 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 जगह ओवरऑल वॉल्यूम उसका बड़ा कर रहा है। बर्फ़ जो हमारे ट्रे में जमा है और थोड़ा सा ट्रे से ऊपर उठा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा पानी हो गया है। अंदर खाली जगह, बर्फ़ के फॉर्मेशंस के दौरान अंदर कुछ खाली जगह रह गए हैं और वही खाली जगह के कारण उसका वॉल्यूम बढ़ गया है, ठीक। तो हम वॉल्यूम हाई होने के पीछे स्पेस इनसाइड द आइस, ध्यान दीजिएगा, आइस के बीच कह रहे हैं हम, पार्टिकल के बीच का स्पेस की बात नहीं कर रहे हैं। अरे पार्टिकल के बीच का स्पेस तो होता ही जितना होना है, ठीक, लेकिन बर्फ़ बनने के दौरान बर्फ़ के अंदर कुछ खाली जगह हो जाते हैं, ठीक। समझ रहे बात? काफ़ी अच्छा सवाल है, इसलिए थोड़ा सा मेहनत कर रहे हैं। तो हमने अभी तक क्या बताया, हम 1 मिनट में समराइज भी कर देते हैं। लंबा भले एक्सप्लेनेशन हो, वो तो 2-3 तरीके से दिमाग को समझाया जाता है, एक सवाल कहीं से आपके मन में ना उठे। और पॉइंट कितने याद करना है कि हमारे पास आइस और वाटर अजीब से मैटर के एग्जाम्पल हैं। आइस बीइंग ए सॉलिड, उसका डेंसिटी कम होता है, ये दिस इज द फैक्ट। वाटर बीइंग ए लिक्विड, इसका डेंसिटी ज़्यादा होता है, दिस इज द फैक्ट, जो कि हमारे नॉर्मल कंसेप्ट से उल्टा है। तो इट रिक्वायर्ड लिटिल बिट एक्सप्लेनेशन। तो आंसर होता है लेस, इसलिए होता है क्योंकि आइस का वॉल्यूम कंपेयर टू वाटर हाई होता है। अब वॉल्यूम हाई है तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला डेंसिटी, वॉल्यूम हाई है तो डेंसिटी कम हो जाएगा। वॉल्यूम हाई होने का भी रीज़न हम बता रहे हैं, एक स्टेप और आगे बढ़ रहे हैं ताकि आपका आंसर थोड़ा और बड़ा हो। स्पेस
आइस के अंदर थोड़ा स्पेस होता है और वो स्पेस एक्स्ट्रा वॉल्यूम क्रिएट कर रहा है। अच्छा आंसर, होमवर्क हो गया आपका। आप साइड में इसे अच्छे से कॉपी के लास्ट पेज पर अपने मन से सवाल बनाकर लिख सकते हैं और प्रॉपर ढंग से इसको लिखिए। हम बोल भी रहे हैं, ठीक। हम एक बार और प्रयास करते हैं इसी बात समझाने के लिए। यहाँ तक पानी आपने भरा है, दीज आर द वाटर्स, ठीक, नो प्रॉब्लम। हम ऐसा नहीं करें कि आपको नहीं समझ में आया, हम फिर से, बहुत टाइम है हम लोगों के पास। जब हम जमाएंगे ना, जब हम इसी में जमा देते हैं, ठीक, जब जमाएंगे तो हमारा बर्फ यहाँ तक जमा रहेगा। इट कन्वर्टेड इनटू व्हाट? आइस, ठीक, यहाँ तक जम गया, नो प्रॉब्लम। अब हुआ क्या, तो अंदर खाली खाली जगह है जिसके कारण ये थोड़ा फैल गया। अंदर खाली जगह है तो वो भी स्पेस अपना लिया होगा। अब बाकी जो पानी बर्फ बना है वो ले लिया। तो ये जो आपको दिख रहा है ना ऊपर एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा नहीं है, इतना का हवा अंदर है, इतना का हवा अंदर है। कल को जब आराम से रख कर इसको पिघला देंगे ना, तो ये फिर वापस अंदर, जैसे पिघलेगा तो अंदर का हवा बाहर निकल जाएगा, ये फिर अपने वापस उसी लेवल पे आ जाएगा। अब इससे ज़्यादा नहीं समझा सकते हैं, ठीक। बर्फ़ की बात हो गई, पानी की बात हो गई। अब इसको, इस सब बातों को यहाँ नहीं लिखना है, आप अलग से, आप तो वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं और आप उसे अलग से लिख लेंगे। हम ये रिलेट कर गए, हम एक बात अभी और रिलेट करेंगे, काफ़ी अच्छा पॉइंट था डेंसिटी वाला बात। थोड़ा एक कंसेप्ट समझिएगा जो शायद आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है, फ्लोटिंग का कंसेप्ट। कोई चीज़ तैरता कैसे है, कई तरीके हैं डेंसिटी के टर्म में। इन टर्म ऑफ डेंसिटी, अगर हाई डेंसिटी होगा और लो डेंसिटी होगा, अगर दो अलग अलग सबस्टांस हैं, आप पानी समझ लो, ठीक, और एक पत्थर समझ लो। आपने पानी में पत्थर डाला, पत्थर डूब गया। क्यों डूब गया अगर आपसे कोई सवाल पूछे तो आप कह सकते हैं कि जिसका डेंसिटी हाई होता है वो सिंक करता है, इसका डेंसिटी कम होता है वो फ्लोट करता है। तो पत्थर के डूबने का कारण कितना अच्छा टेक्निकल आंसर हो गया कि पत्थर का डेंसिटी हाई था, इसलिए वो पानी में डूब गया। सवाल समझिएगा, डेंसिटी हाई है कोई भी चीज़, कल वाला बात, आपके पास पैसा ज़्यादा है, पैसा आपका ज़्यादा है तो हम किसी से कंपेयर कर रहे होंगे तब आपका पैसा ज़्यादा समझ रहे हैं। ऐसा कहें कि आपके पॉकेट में 500 रुपये है और कहें कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, अब मेरे मन में अंबानी चल रहा है, कैसे होगा ज़्यादा पैसा आपका उससे? तो कंपैरेटिबल है। तो पानी, और अगर हमने कहा पत्थर का डेंसिटी ज़्यादा है तो हमने तुरंत वाटर से रिलेट कर दिया, वाटर के डेंसिटी से पत्थर का डेंसिटी ज़्यादा है इसलिए पत्थर डूब गया, ठीक। बहुत जनरल फैक्ट है कि सॉलिड का डेंसिटी ज़्यादा होता है, लिक्विड का कम होता है, तो अगर लिक्विड में सॉलिड आएगा तो डुब्बे करेगा, ये बेसिक कंसेप्ट। लेकिन देखो ध्यान से, कांटी, लोहे का एक छोटा सा कांटी पानी में डालो तो डूब जाता है, और वही लोहे का 1000 क्विंटल का बड़ा सा जहाज, उसके अंदर हम लोग हाथी घोड़ा, गाड़ी घोड़ा सब बैठा लें, समुंदर में डालें, नहीं डूबता है। यानी साइंस है यहाँ पर, सिर्फ सॉलिड होना और पानी में डूब जाना ये कंसेप्ट नहीं है। इसीलिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, अगर कोई चीज़ पानी पे तैर रहा है, कोई भी चीज़ पानी पे तैर रहा है तो तभी तैर रहा है जब वो पानी के तुलना में उसका डेंसिटी कम होगा। अगर एक नाव पानी पे तैर रहा है तो उस नाव का डेंसिटी पानी के डेंसिटी से कम होगा तभी तैर रहा है। और नाव का डेंसिटी कम कैसे हो सकता है? अगर हम नाव का वॉल्यूम बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं,
नाव का वॉल्यूम बढ़ते जाएगा, डेंसिटी क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। इतना कम कर देंगे डेंसिटी अपने नाव का कि वो पानी की डेंसिटी से भी कम हो जाए, तब एक इंजीनियर नाव को पानी में उतार सकता है। आसान बात, ठीक। तो आपके एनसीईआरटी में एक सवाल पूछा है कि वाटर पर जो आइस है वो फ्लोट करता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? सॉलिड का डेंसिटी तो ज़्यादा होता है लिक्विड के कंपेयर में, और इसका डेंसिटी ज़्यादा होता है, वो डूबना चाहिए। सिंक मतलब डूबना। तो आपके पास जवाब है कि नहीं नहीं नहीं। अगर आप देख रहे हैं कि अगर वो तैर रहा है तो आप कहेंगे आइस का डेंसिटी वाटर से कम है, कम डेंसिटी है आइस का, और जिसका डेंसिटी कम होता है वो फ्लोट करता है, इसीलिए फ्लोट कर रहा है। हाँ, एक लाइन और समझा सकते हैं कि क्यों कम है, तो कह दीजिए आपको भले ये हिस्सा ऊपर दिख रहा है ना, तो ये सही मायने में ये बर्फ़ नहीं है, अंदर खाली जगह है। इसके अंदर काफ़ी सारे स्पेस हैं, ये ब्लैंक स्पेस है, जिसके कारण इसका वॉल्यूम बड़ा हो गया और डेंसिटी क्या हो गया, कम हो गया। डेंसिटी कम हुआ तो फ्लोट करने लगा। जैसे ही ये पिघलेगा सारा ये एयर अंदर का जो है वो बाहर निकल जाएगा, और ये जो हिस्सा है वो फिर वापस इसमें सबमर्ज कर जाएगा। बहुत थॉटफुल बात कर गए। होपफुली आपको समझ में आया होगा। लिखने का ट्राई कीजिएगा। ये सब आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आसान बात है, ठीक। चलिए और आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 6 हो गए, 7 खत्म करते हैं। काफ़ी आसान है। 5 6 7। अब ये सब आसान है। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, कि हमारे पास सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उसका मूवमेंट क्या लगता है। सॉलिड का जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड के, तो वो काफ़ी लेस मूव करेंगे। कई कारण बता सकते हैं। लेस मूव इसलिए करेंगे क्योंकि उनके पार्टिकल्स काफ़ी नज़दीक हैं। बिकॉज ऑफ दैट इन दोनों के बीच में बाउंडेशन और अट्रैक्शंस दोनों को होल्ड करके रखने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। तो जो हल्का, जब तुम किसी को पकड़ के रखते हो तो उसके मूव होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तुम किसी को कम पकड़ के रखोगे, हल्का फुल्का, तो वो मूव करने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तुम बिल्कुल ना पकड़ो तो भुला ही जाएगा, ठीक। एक गार्जियन अपने बच्चे को पकड़ के रखेगा तो उसका भटकने का रेट बहुत कम है। एक गार्जियन हल्का छोड़ कर रखेगा ना, पकड़ कर रखेगा टाइट गार्जियन अपने बच्चे को, तो वो बस अच्छे से रहेगा। थोड़ा खुला छोड़ेगा ना तो भागने का चांस रहेगा, पूरा खुला छोड़ेगा ना भाग ही जाएगा। सेम बात है, इसका लेस है मूवमेंट, इसका बीच का, इसका सबसे ज़्यादा। तो गैस का पार्टिकल्स का मूवमेंट सबसे ज़्यादा होता है। आसान बात है, वेरी सिंपल। प्रैक्टिकली भी आप इस बात को दिखा सकते हैं, ठीक। आइस है, रख दो वहीं रहेगा। मूवमेंट मतलब भागना चाहिए ना। पार्टिकल भागा तो मैटर भी भागा। आइस कहाँ भागता है? जब वही लिक्विड बनेगा पानी तो पानी फ्लो करता दिखता है। हम और कस के गर्मा दे तो स्टीम बन जाएगा, तो और तेज़ी से भागेगा। क्लियर कट है। 7 हो गए। इसी 7 पे अगर हम 1-2 बात और जोड़ दें, एक वर्ड फ्लूडिटी, फिर लिटी आया, एबिलिटी टू फ्लो। फ्लो है, एबिलिटी टू फ्लो। फ्लूडिटी मतलब एबिलिटी टू फ्लो, ठीक। मूवमेंट कम है तो एबिलिटी टू फ्लो कम ही होगा। और सेम बात आपके लिए एक वर्ड आया फ्लूडिटी, याद रखिए। और बात कर लें, हम डिफ्यूज़न की बात करें, पहले ही पढ़ा चुके हैं। व्हाट इज़ डिफ्यूज़न? डिफ्यूज़न होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ सबस्टेंस। इंटरमिक्स, आपस में मिक्स होने का। अगर पार्टिकल्स ही धीरे धीरे मूव कर रहे हैं तो इंटरमिक्सिंग का भी चांसेस धीरे धीरे होगा। अगर पार्टिकल्स तेज़ी से मूव कर रहे हैं तो तेज़ी से इंटरमिक्स होगा। तो तेज़ी से कौन भाग रहा है? गैस का पार्टिकल, तो इसका हाई होगा। ये तो बेचारा एम में चल रहा है, इसका लेस होगा। सेम पैटर्न पे चल रहे हैं। 9 हो गया, 10 कर देते हैं। काइनेटिक एनर्जी, आप पूरा लिखिएगा। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी
आप देखो तो हम इन चारों का पैटर्न तो एक ही टाइप का बना दिए ना, आंसर तो वही रहेगा। काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी टॉट इन प्रीवियस क्लासेस कि एनर्जी बिकॉज ऑफ मोशन। अब ऑब्जेक्ट स्लो मूव करेगा तो कम काइनेटिक एनर्जी है, तेजी से मूव करेगा ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है। तो अंत का चार तो बड़े आराम से आप इसमें लपेट सकते हैं, याद भी रख सकते हैं, काफ़ी सिंपल स्पष्ट है, नो प्रॉब्लम। ऐसे फिर कह रहे हैं ऐसे लिखने पे नंबर नहीं मिलता है, आपको मीडियम फिलहाल लिखना चाहिए, नहीं तो एम फॉर मेघनाथ भी होता है, ठीक, तो इस पे नंबर नहीं मिलेगा। आप अलग से कॉपी पर इस आपका 10 डिफरेंस बहुत होता है भाई, एक तीनों के बीच में 10 अंतर, सिर्फ सॉलिड आप कैसे कॉपी पर लिखोगे। इतना जब खत्म होगा तो डेंसिटी को रिलेट करके जो हम आइस और वाटर के साथ जो गेम खेले ना 10-15 मिनट का, अब आप इसके नीचे करके लिखना शुरू कीजिएगा अच्छे से, ठीक। उसके बाद आप फ्रेश हेडिंग दीजिएगा सॉलिड, और सॉलिड को आप 10 अलग अलग पॉइंट बनाइए, डिफरेंट पॉइंट। कितना सारा काम मिल गया घर पर 1 घंटा काम करने के लिए। अब आप बच्चे नहीं हैं कि आपको रोज़ होमवर्क लिखवा के दिया जाए और टिक मार के दिया जाए कि इतना ही करो। आप खुद दिमाग में रखो कि आज हमने पढ़ा तो कितना घर पे काम कर सकते हैं। दिमाग जब ढूंढने लगेगा ना काम, तो बिना दिए भी आप काम करने लगोगे। जब हम देंगे तो थोड़ा काम बढ़ जाएगा, ठीक। तो हेडिंग रहेगा अपना सॉलिड, अंदर 10 पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ दैट 10 बेसिस, 10 के बाद लिख दिए। फिर वही बात हम लिक्विड का, वही बात हम गैस का थोड़ा बदल कर इतना कर लेंगे। तो कल को जब भी कोई पूछेगा आपसे डेफिनेशन तो आप घबराइएगा नहीं, जब भी कोई पॉइंट्स पूछेगा तो आप घबराएंगे नहीं। आपके पास 10 डिफरेंस पड़े हुए हैं, ध्यान रहेगा। कहीं कहीं पे कुछ सिमिलर भी हैं और कहीं कहीं पर बिल्कुल अलग अलग है, नो प्रॉब्लम, डन। सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में बहुत सारा बात कर गए। आपका काम होना चाहिए जितना भी एक्टिविटी दिया हुआ है सब देख लें। सॉलिड लिक्विड गैस हम कंप्लीट कर गए। एक लास्ट जाते जाते हमारे पास एक वर्ड है, गैस है और वेपर है, ठीक। एग्जाम्पल ले लें, अमोनिया गैस। अच्छा ये आपका फैमिलियर नहीं होगा, लिख देते हैं अमोनिया गैस, कहीं खराब लग रहा होगा। नाइट्रोजन गैस, काफ़ी सिंपल नोटिफिकेशन है, हाइड्रोजन गैस। अभी आप बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा कि सर आपने वहाँ 2 क्यों लिखा, वहाँ 3 क्यों लिखा। ऑक्सीजन गैस, दीज आर गैस। हम वेपर की बात करें, हम एक ही लिखते हैं और लिख देते हैं क्या, स्टीम। H2O का ही एक रूप है जिसे आप वेपर कह रहे हैं। दोनों को देखोगे दोनों गैसियस ही लगते हैं, ये भी गैस है ये भी गैस है, लेकिन स्टिल डिफरेंस है वर्ड में। गैस और वेपर में डिफरेंस है। वेपर हमारा वो सबस्टांस, हम उस सबस्टांस को वेपर कहते हैं जो रूम टेम्परेचर पे से लिखते हैं। हम तो यहाँ पे कीवर्ड लिख रहे हैं, एक सेंटेंस में लिखवा देंगे। रूम टेम्परेचर समझो, रूम टेम्परेचर का मतलब होता है घर का जो टेम्परेचर है 30 डिग्री, 31 डिग्री, 35 डिग्री। ठंडा का मौसम हुआ तो थोड़ा कम होता है। रूम के अंदर जो भी टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पे अगर कोई सबस्टांस, रूम टेम्परेचर पे अगर कोई मैटर को ही हम बार बार सबस्टांस कह रहे हैं, गैस के रूप में रहता है। यानी अभी आपके रूम के अंदर अगर ऑक्सीजन है O2, तो वो किस रूप में है, गैस के रूप में, ठीक। यानी एट 30 to 35 डिग्री सेल्सियस वो किस फॉर्म में है, गैस के फॉर्म में है। तो दीज आर गैस, ठीक। लेकिन आप सब कुछ शायद जानता होगा, स्टीम पानी का जो भाप है वो क्या 30 डिग्री 35 डिग्री पे भाप के रूप में हो सकता है। अभी हमारे बॉटल में ये जो पानी है और रूम का टेम्परेचर है, तो वो H2O लिक्विड के रूप में है। हम इसे कस के गरमा देंगे, यानी रूम टेम्परेचर से अलग कर देंगे, तब ये आएगा वैसे रूप में जो मिलता लग रहा है गैस जैसा, ठीक। तो ये सही मायने में गैस नहीं, स्टीम जो है, स्टीम सही मायने में गैस नहीं है।
इज एट 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के टेम्परेचर पे स्टीम पाया जाता है। और ये स्टीम एट रूम टेम्परेचर किस फॉर्म में होगा? लिक्विड स्टेट में होगा। तो वो मैटर जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, लेकिन उसके ऊपर के टेम्परेचर पे बात करें तो वो वेपर में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो वेपर वो होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं। कितना आसान लैंग्वेज कह दिए। वेपर वो हैं जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं, और गैस वो हैं जो रूम टेम्परेचर पर भी गैस ही होते हैं। ठीक, आप चाहें तो इतना लिखने के बाद एक नोट करके पॉइंट लिखिएगा। लिखिए नोट डैश वेपर डैश गैसियस स्टेट। अगल बगल लोग देख रहा है, ठीक, अगल बगल लोग देख रहा है कि क्या कर रहा है ये सामने वाला आदमी, कैमरा लाइव बोल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं सबसे ऊपर छत पे। तो अगल बगल लोग देख रहा है हमें तरफ ही कि कर क्या रहा है, कोई नहीं है सामने, पढ़ रहा है फिर भी पढ़ा रहा है। बड़ा ख़राब लगता है। ठीक, पता नहीं क्या सोच रहा होगा कि क्या कर रहा है बैठकर बिना किसी के सामने ऐसे ऐसे कर रहा है, मेंटली डिस्टर्ब समझ रहा होगा। फिलहाल लिखो वेपर डैश गैसियस स्टेट ऑफ ए सबस्टांस। गैसियस स्टेट ऑफ ए सबस्टांस which was liquid at room temperature। ब्रैकेट में आप 30-35 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं। ठीक, अच्छा खासा बात कर दिया गया। आप वीडियो पॉज करेंगे, आपके सामने एक नया नाम रख दिए हैं। ये अमोनिया गैस रूम टेम्परेचर पे गैस के फॉर्म में ही होता है। एक अच्छा एग्जाम्पल है जो बार बार आप सुनते हैं। ठीक, अब आप झूठ मूठ के अपने मन में सर एक और वेपर बताओ, तो सर क्या ज़रूरत है, एक है काफ़ी है नहीं। ठीक, और कहोगे भी तो लोहा हम पिघला के उड़ा देंगे, समझता है ना। कोई भी चीज़ गरमाते उड़ा नहीं देंगे उसको। गरमाना मतलब पैसा देना, पैसा दे देगा किसी को भी हम उड़ा सकते हैं, यहाँ से अमेरिका भेज सकते हैं। पैसा देते जाएं, भागने का रेट देखो उसके बाद। ठीक, बहुत है, काफ़ी है इतना तक। होपफुली आपने सॉलिड लिक्विड गैस आपके बुक के अकॉर्डिंग अब हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि क्या सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या ये इंटर कन्वर्जन पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, क्या क्या उसमें कंसेप्ट आएगा, वही पढ़ना होता है। तो किताब को देखिए, समझिए, किताब के इंटेक्स्ट में, एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट में कुछ क्वेश्चंस आ गए होंगे, वो बनाइए। अरे बहुत काम दे रहे हैं हम आपको, पर डे काम करें, रोज़ का काम रोज़ करेंगे तो बेनिफिट होगा। ठीक, टालिएगा तो इतना पहाड़ जैसा हो जाएगा, और बीच में आके पढ़ने लगिएगा तो बार बार मन कहेगा कि हमको नहीं समझ में आ रहा है, हमको नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं होगा। अरे हम समझा रहे हैं आपको, समझ में क्यों नहीं आएगा? ठीक, लेकिन आपका दिमाग का किसी कोने से आवाज़ आएगा, अरे आज तो पढ़ रहे थे, कैसे समझ में आएगा? कुछ लेना देना नहीं है पहले से, लेकिन मन आपका दबने लगेगा। आप अपने मन का सुनिएगा। आप हमारा तो जब तक वीडियो देख रहे हैं तब तक सुन रहे हैं ना, उसके बाद तो दिन भर तो आप अपने साथ हैं। हाँ, हम आपके साथ मात्र 45 मिनट 1 घंटे के लिए आए हैं। 1 घंटा ही आपके दिमाग को हम असर डाल सकते हैं, आपको फील गुड करा सकते हैं कि हाँ कुछ तो बात सर समझा रहे हैं, समझ में आ रहा है। ऑनलाइन का पावर इस्तेमाल कीजिए, जहाँ नहीं समझ में आता है रोकिए, हमें पॉज कीजिए, वापस ले जाइए, फिर से प्लेबैक कीजिए। बहुत है, मिलते हैं अगले अपलोड। फिर कह देते हैं हर आपको एवरी डे 8 o'clock या 8:10 या 8:15 तक हम अपलोड कर देंगे। ठीक, जो हमारे साथ जो क्लास 9th के बच्चे हैं, जो हमारे स्कूल के हैं, उनके साथ जो हम पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, कभी कभी दिमाग से उतर जाता है कि 8 बजे से क्लास भी तुम लोग का है। ठीक, तो कभी कभी हम व्हाट्सएप ग्रुप पे ना आ पाएँ तो आप सीधे वहाँ जाओ, वहाँ ठीक, यूट्यूब पे दिख जाएगा, क्लास स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कल हो गया था ना। ठीक, और संडे मेरे भाई ऑफ रहता है, संडे छुट्टी रहेगा, उस दिन नहीं कूदना सब। संडे आराम करो, थोड़ा रिलैक्स दो हमको भी। बहुत ज़्यादा हो गया। मिलते हैं कल नहीं अगले क्लास में। धन्यवाद।